खाद्य सुरक्षा के संबंध में डेक्कन उच्च स्तरीय पहल, भूमि संबंधी पहल पर गांधीनगर रोड मैप, पर्यटन के विषय पर गोवा रोड मैप, नीली और महासागरीय अर्थव्यवस्था पर चेन्नई उच्च स्तरीय पहल और काशी सांस्कृतिक पथ से आने वाले समय में विभिन्न क्षेत्रों में विश्व का मार्गदर्शन होगा और हमारे देश गौरवान्वित होंगे। अगले माह हमारी संसद को हमारे G20 अध्यक्षता के क्रम में पार्लियामेंट P20 फोरम की मेजबानी करने का सम्मान मिलेगा। मैं इस प्रतिष्ठित सभा के प्रत्येक मान्य सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे लोकतंत्र की जननी भारत की भूमि पर पूरे विश्व का स्वागत करने और वसुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मिशन को आगे बढ़ाने में शामिल हो। मुझे विश्वास है ये सभा इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सराहना करने, भारत के लोगों को उत्साह बढ़ाने और सभी संगठनों और व्यक्तियों के योगदान को सराहना करने में मेरा साथ देगी। श्री सुनील कुमार सिंह, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभा पटल पर रखता हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, हमारा ये संसद भवन स्वतंत्रता प्राप्ति की ऐतिहासिक घड़ी से लेकर भारत के संविधान निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया और इसके साथ ही हमारे आधुनिक राष्ट्र की गौरवशाली लोकतांत्रिक यात्रा अध्यक्ष सदन के आसन पर विराजमान हुए और उन सभी ने श्रेष्ठ परंपराएं स्थापित की है। माननीय सदस्यगण, इस कक्ष के माध्यम से अब तक 15 माननीय प्रधानमंत्रियों का नेतृत्व प्राप्त हुआ। उन सभी ने अपने विचारों और कार्यों से देश की दशा और दिशा तय की है। माननीय सदस्यगण, ये सदन संवाद संस्कृति का जीवन प्रतीक रहा है। विभिन्न दलों के बीच सहमति असहमति के बीच पिछले 75 वर्षों में देश हित में सामूहिकता से निर्णय लिए गए। संसदीय विचार विमर्श की पद्धति से देश की जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक बदलाव के लिए कानून बनाए गए। आपदा और संकट के समय सदन ने एकजुटता और प्रतिबद्धता से उसका सामना किया। आज इस कक्ष में कार्रवाई का अंतिम दिन है। हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में इस भवन का योगदान अतुलनीय है। आज के बाद सदन की कार्रवाई नए भवन में संचालित होगी। हम नए भवन में नई आशाओं, नई उम्मीदों के साथ प्रवेश करेंगे। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के नए भवन में हमारा लोकतंत्र नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से After 13 months, आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार को व्यक्त करें। When ADMK withdrew the support for the Vajpayee's government, then strength has come down, sir. It has become a minority government. So that time, because confidence motion has been moved by Vajpayee also. So the voting pattern and everything was no. देश की 75 वर्षों की संसदीय यात्रा, उसका एक बार पुनः स्मरण करने के लिए और नए सदन में जाने से पहले उन प्रेरक पड़ाव को, इतिहास की महत्वपूर्ण घड़ी को स्मरण करते हुए आगे बढ़ने का ये अवसर है। हम सब इस ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले ये सदन
इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद ये संसद भवन के रूप में उसको पहचान मिली। ये सही है, इस इमारत के निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन ये बात हम न कभी भूल सकते हैं और हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना मेरे देशवासियों का लगा था, परिश्रम मेरे देशवासियों का लगा था और पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे। इस 75 वर्ष की हमारी यात्रा ने अनेक लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं का उत्तम से उत्तम सृजन किया है और इस सदन में रहे हुए सबने उसमें सक्रियता से योगदान भी दिया है और साक्षी भाव से उसको देखा भी है। हम भले नए भवन में जाएंगे, लेकिन पुराना भवन भी, ये भवन भी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। ये भारत के लोकतंत्र की स्वर्णिम यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय, जो सारी दुनिया को भारत की रगों में लोकतंत्र का सामर्थ्य कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इस इमारत से होता रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, अमृतकाल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राष्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्मविश्वास, नया उमंग, नए सपने, नए संकल्प और राष्ट्र का नया सामर्थ्य उससे भर रहा है। चारों तरफ आज भारतवासियों की उपलब्धि की चर्चा हो रही है और गौरव के साथ हो रही है। ये हमारे 75 साल के संसदीय इतिहास का एक सामूहिक प्रयास का परिणाम है, जिसके कारण विश्व में आज वो गूंज सुनाई दे रही है। आदरणीय अध्यक्ष जी, चंद्रयान 3 की सफलता न सिर्फ पूरा भारत, पूरा देश अभिभूत है और इसमें भारत के सामर्थ्य का एक नया रूप, जो आधुनिकता से जुड़ा है, जो विज्ञान से जुड़ा है, जो टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, जो हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से जुड़ा है, जो 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प की शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो देश और दुनिया पर एक नया प्रभाव पैदा करने वाला है। ये सदन और इस सदन के माध्यम से मैं फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों और उनके साथियों को कोटि कोटि बधाइयां देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन ने भूतकाल में
जब नेम की समिट हुई थी, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके देश के इस प्रयास को सराहा था। आज G20 की सफलता को भी आपने सर्वसम्मति से सराहा है। मैं मानता हूं देशवासियों का आपने गौरव बढ़ाया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। ये भारत की सफलता है, किसी व्यक्ति की सफलता नहीं है, किसी दल की सफलता नहीं है। भारत के फेडरल स्ट्रक्चर ने, भारत की विविधता ने 60 स्थानों पर 200 से अधिक समिट और उसकी मेजबानी हिंदुस्तान के अलग अलग रंग रूप में देश की अलग अलग सरकारों ने बड़े आन बान शान से की और ये प्रभाव पूरे विश्व भर के मन पर पड़ा हुआ है। ये हम सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है, देश के गौरवगान को बढ़ाने वाला है। और जैसा आपने उल्लेख किया, भारत इस बात के लिए गर्व करेगा, जब भारत अध्यक्ष रहा उस समय अफ्रीकन यूनियन इसका सदस्य बना। मैं उस इमोशनल पल को भूल नहीं सकता जब अफ्रीकन यूनियन की घोषणा हुई और अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि मेरे जीवन में ऐसी पल थी, शायद मैं बोलते बोलते रो पड़ूंगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी अपेक्षा और आशाएं पूरी करने का काम भारत के भाग्य में आया। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारत के प्रति शक करने का एक स्वभाव कई लोगों का बना हुआ है और जब आजादी मिली तब से चल रहा है। इस बार भी यही था, कोई डिक्लेरेशन नहीं होगा, असंभव है। लेकिन ये भारत की ताकत है कि वह भी हुआ और विश्व सर्वसम्मति से एक साझा घोषणा पत्र लेकर के आगे का रोड मैप लेकर के यहां से प्रारंभ हुआ है। और अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में, क्योंकि भारत की अध्यक्षता नवंबर के आखिरी दिन तक है, इसलिए अभी हमारे पास जो समय है उसका उपयोग हम करने वाले हैं और आपकी अध्यक्षता में दुनिया भर के ये जो G20 के सदस्य हैं, P20 पार्लियामेंट के स्पीकर्स की एक समिट जैसे आपने घोषणा की, सरकार का आपके इस प्रयासों को पूरा समर्थन रहेगा, पूरा सहयोग रहेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम सबके लिए गर्व की बात है कि आज भारत विश्व मित्र के रूप में अपनी जगह बना पाया है। पूरा विश्व भारत में अपना मित्र खोज रहा है, पूरा विश्व भारत की मित्रता को अनुभव कर रहा है और उसका मूल कारण है हमारे जो संस्कार है, वेद से विवेकानंद तक जो हमने पाया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र आज विश्व को हमें साथ लाने में जोड़ रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है। और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ
हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। आजाद भारत के नवनिर्माण से जुड़ी हुई अनेक घटनाएं देश में गई। That time I had, yes. And that time I suggested, very foolishly of course, that let us count the hexagons which are up there. Let us count it. And the day we get the correct answer, I'm yet to count it. The day we get the correct answer, counting it, think that that is the last term of yours in this house. And Mr. Sivkumar Udasi has already counted it. And he has been repeatedly telling us the eventuality. So I'm a short-sighted person. I'm very poor in arithmetic. I'm yet to complete the counting, and I still venture to count. Yes. Sir, we are celebrating Amrit Kal of Bharat, independent India. We are in the 75th year of our independence. I bow my head in reverence to those freedom fighters who gave away their present for our future, for our tomorrow. Let us not forget that it is because of their sacrifice, their titikya, tapasya, tyag, we gained freedom. And in Swadhin Bharat, our forefathers framed the Constitution not by diktat of a few, but democratically after full-fledged discussion, deliberation, and debate. It is the Constitution that has guaranteed us to remain one as a nation. They deliberated for 2 years, 11 months, the Honorable Prime Minister mentioned that time period. Many kingdoms ruled different parts of the present-day India in different eras. At no point of history, the borders of the present were borders of the past. This political map came into existence 75 years ago. A question may arise together. Andhra Pradesh sharing the same classic because of culture. Culturally, Bengalis and Bangladeshis share similar linguistic culture. Icons, food, dress, but they have different majority religions and have fought bitter battles a few decades ago. Is it none of the factors like language, religion, or culture guarantee to remain one as a nation? The political landmass that we call Bharat or India as national flag, national anthem, and national emblem that holds us to our nation. It is our trust in electoral democracy despite its flaws. We all believe that all are equal before the law, irrespective of gender, race, religion, caste, language, or culture, and this keeps us together. This present proved better in keeping us together. If we forget this, it will splinter into many parts, like how it was for most part of our history. Our republic
is commemorating the 150th birth year of Sri Aurobindo, 90th death anniversary of Bipin Chandra Pal, and the 103rd birth anniversary of Bal Gangadhar Tilak. Long before, in 1905, these three intellectual giants laid the foundation of our freedom struggle with clarity on the power of Swaraj, nationalism, and Sanatan Dharma. It is the great resilience and tolerance of the Indian people that has contributed to the unity amidst fascinating diversity. It is the spirit of togetherness and tolerance and acceptance of other point of view that has bound us together, the people of Bharat, of diverse region and culture, while extreme individualism and separatism have marked the evolution of European nationalism. Admittedly, all was not well with the Indian civilization in its journey towards unity and integration of our nation. We should remember the painstaking effort that Sardar Patel had made in uniting this country. The princely states were declared as independent, and there were certain states, major states, princely states of that era, who wanted to ally with Pakistan. If Karachi port access was to be provided, Jodhpur was supposed to ally with Pakistan. If Vizag port was supposed to be provided, then Hyderabad would have emerged as a bigger country, including the eastern state provinces within it. Today, after 75 years, but that was dealt very strongly, and a great nation was formed. And today, number of fault lines are still there. The fault lines have been too many in modern India that we had inherited. Few from the past and new ones have been created after independence. I'll just give some instances. Caste exists. That is a major fault line in our country. Communal divide is there. No matter what we say, it is there. Terrorism is the biggest enemy. Ultra-communism or communist revolt is also affecting large part of our country. Paradox of personal law is glaring. Constitution guarantees freedom of expression, yet repressive personal laws take away basic fundamental rights of the individual. And this was demonstrated in the late 80s when Shah Banu got a verdict from the Supreme Court and it was undone here in this house. Yet the concept of Bharat has existed for more than 5,000 years. Since the Harappan age till date, in spite of all the vicissitudes, the sense of oneness exists. Sir, the Parliament has been the platform of many events that has shaped this nation in last 75 years. The Constitution is the instrument in making this country vibrant, modern, and forward-looking. It ensures rule of law, for which independence of judiciary has been protected and guarded religiously. Our Constitution is dynamic. The first amendment moved by the first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, in May 1951, just a year after Constitution being adopted in the Constituent Assembly, clearly demonstrates keeping in tune
with the time. And here I would like to quote what Pandit Nehru had stated. Now we come to this House for amendments because we have noticed some lacuna. We have, of course, of various interpretations by the court. And he goes on explaining, this House knows very well that there are many kinds of constitution in the world. There is the constitution which is not written down, citing the United Kingdom's constitution. And also he has mentioned about the Constitution of United States. And there he says, we have a written constitution like the constitution of that great country, where the constitution to some extent limits the authority of the parliament or of the Congress. So bringing a semblance of both together, where rigidity will be little bit of flexible. I need, sir, little bit of time.